हेलो दोस्तों, मैं प्रांजल। मैं आज आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रयास एकेडमी पर स्वागत करता हूं और मैं इस चैनल पर आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। अंग्रेजी का स्तर एसएससी सीजीएल लेवल तक होगा। ठीक है, आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम यहां से आसानी से क्रैक कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस चैनल पर आपको पीसीएस स्तर तक के जो जीएस के लेक्चर होंगे वो अगस्त माह के स्टार्टिंग से गगन सर द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो मैं आपको अंग्रेजी के बेसिक्स के बारे में बताता हूँ। मैंने अपनी सुविधा अनुसार जो है अंग्रेजी को दो भागों में कैटेगराइज किया हुआ है, एक अंडरस्टैंडिंग, दूसरा है ग्रामर। ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग, दूसरा ग्रामर। अंडरस्टैंडिंग में दो चीज़ें आती हैं, एक आपकी रीडिंग स्किल्स होती है, दूसरा आपके ऑब्जर्वेशंस होते हैं। रीडिंग स्किल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कोई भी पैसेज पढ़ते हैं जो आपकी परीक्षा में आ जाता है, उसको आप कितनी जल्दी पढ़ लेते हैं, वो आपकी रीडिंग स्किल्स होती है। आपको पढ़ने में हेजिटेशन नहीं होती है, बोलने में हेजिटेशन नहीं होती, ये आपकी रीडिंग स्किल्स हैं। ये आपकी पढ़ते पढ़ते डेवलप हो जाती हैं, या आपने अगर पिछली क्लासों में मेहनत की होती है तो ये आपकी अपने आप रूटीन में होती हैं। और दूसरी चीज़ क्या होता है, ऑब्जर्वेशंस। जैसे आप कोई पैसेज पढ़ रहे हैं, मान लीजिए एसएससी की परीक्षा में कोई पैसेज आया है, द टाइम्स ऑफ इंडिया में कोई आर्टिकल आया, तो आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी है तो आपका मतलब फ्लो अच्छा है, तो आप उसको कितनी तेज़ से पढ़ सकते हैं और कितना जल्दी आप उससे ग्रैस्प करते जा रहे हैं, उसके बारे में, उस पैसेज की प्रवृत्ति को आप समझ पा रहे हैं कि वो पैसेज किस नेचर का है, उसमें क्या अप्रोच लगी है, साइकोलॉजिकल अप्रोच लगी है या साइंटिफिकली अप्रोच लगी है या आपकी फाइनेंशियल अप्रोच लगी है। तो ये आपके ऑब्जर्वेशन है। तो ये दोनों चीज़ें जब आपस में मिल जाती हैं, अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है रीडिंग स्किल्स प्लस ऑब्जर्वेशंस। जैसे आप कभी ये जो है, आप कोई एग्जाम में पैसेज देखेंगे या सीजीएल के एग्जाम में पैसेज देखेंगे, तो जब भी आप उसको पढ़ेंगे तो ये दोनों चीज़ मिलकर कार्य करती हैं, आपकी रीडिंग स्किल्स और आपके ऑब्जर्वेशंस। रीडिंग स्किल्स आपका टाइम बचाती हैं और ऑब्जर्वेशन आपको सही आंसर तक ले जाता है। ठीक है, अब इसको भी मैंने दो भागों में कैटेगराइज किया है। एक तो वोकैब पोर्शन होता है आपका, एक वोकैब पोर्शन है, दूसरा आपका एनालिटिकल पोर्शन है। ठीक है, वोकैब पोर्शन में आपके सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं। अंडरस्टैंडिंग में मैंने इसको इसलिए रखा है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम वोकैब्स बहुत सारी पढ़ के जाते हैं एग्जाम में, बहुत मेहनत करके जाते हैं, लेकिन क्या होता है वोकैब्स एग्जाम में वो नहीं आती है जो हम पढ़ के जाते हैं, वोकैब फिर भी बाहर से आ जाती है क्योंकि ये पोर्शन ऐसा है, ये बहुत वास्ट पोर्शन है। तो कभी कभी हम एलिमिनेशन प्रोसेस लगाते हैं। कभी कभी क्या होता है, एसएससी 4 ऑप्शन दे देता है, उसमें 3 सेम होते हैं, एक अलग होता है। तो इस तरह से हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके उसको एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये तो सिनोनिम और एंटोनिम्स की बात हो गई। वन वर्ड, ठीक है, इंग्लिश में 60% वन वर्ड ऐसे हैं जो आपको रटने पड़ेंगे, जो आपको एग्जैक्टली रटने पड़ेंगे, लेकिन 40% वन वर्ड ऐसे हैं, ये मैं एक अनुमानित आंकड़ा बता रहा हूँ कि 40% वन वर्ड ऐसे हैं जिनको आप ब्रेक करके आसानी से अंडरस्टैंड करके आंसर तक पहुँच सकते हैं। मैं अपना एफर्ट डाल के जब मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा तो इसमें आपको अपना एफर्ट डालूंगा और बताऊँगा कि कैसे आप इनको आसानी से क्रैक कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम फ्रेजल वर्क करें, सेम प्रोसेस इसमें भी है। 60% फ्रेजल वर्ब आपको रटनी पड़ेगी, लेकिन 40% फ्रेजल वर्ब में क्या होगा कि आप आसानी से वोकैब अगर आपको आती है तो उसको ब्रेक करके सेंस के हिसाब से आप उसमें आपको सही आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ईडियम एंड फ्रेज में भी अगर आप देखेंगे तो आपको ईडियम एंड फ्रेज भी आसान नजर आएंगे। 60% ईडियम फ्रेज जो है वो आपको रटने पड़ेंगे। 40% ईडियम फ्रेज में मैं गारंटी लेता हूँ कि आप उसको आराम से कर सकते हैं, आराम से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, जब आपका सेंस डेवलप हो जाएगा तब। ठीक है, स्पेलिंग एरर्स, ये तो इसी का टॉपिक है, इसमें कोई इसको आपको स्पेलिंग आनी चाहिए। ठीक है, तभी ये सही हो पाएगा। अब हम आते हैं एनालिटिकल पोर्शन में, पैसेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। देखिए, अभी मैंने आपकी बात की थी रीडिंग स्किल्स, ठीक है, और आपके ऑब्जर्वेशन की। जब एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पैसेज आता है, मेंस एग्जाम में, तो आप पैसेज पढ़ते हैं, पैसेज जितनी जल्दी आप पढ़ लेंगे, ठीक है, ये आपकी रीडिंग स्किल्स है। और उस पैसेज से क्या निचोड़ आप अंत तक लेके आए हैं, क्या आपके द्वारा लाया गया निचोड़ आपके आंसर तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके ऑब्जर्वेशन से होती है। तो ये दोनों चीज़ आपके तगड़े होने चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी रीडिंग स्किल्स बढ़ेगी, उतनी ही ज़्यादा आपके ऑब्जर्वेशन बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैरा जम्बलिंग की। पैरा जम्बलिंग को हम PQRS बोलते हैं या सेंटेंस रीअरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, कौन सा सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पहले P होगा या Q होगा, क्या R होगा या S होगा, ये चीज़ आपकी सेंस से आएगी। ठीक है, आपको ग्रामर तो आनी चाहिए, ठीक है, ग्रामर इसमें कार्य करेगी, लेकिन आपका जब तक सेंस नहीं डेवलप होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होगी, आप सेंटेंस सेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अब सेंटेंस छोटे छोटे नहीं आते, काफ़ी बड़े बड़े सेंटेंस आपको रीअरेंज करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो मैं आगे सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, सारी चीज़ें ईजी गोइंग हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्लोज टेस्ट या फिलर्स। ठीक है, एसएससी मेंस का
सबसे ज़्यादा कठिन टॉपिक क्लोज टेस्ट है, ठीक है। इसमें ग्रामर भी यूज़ होती है, अंडरस्टैंडिंग यूज होती है, रीडिंग स्किल्स भी यूज होती है। आप पैसेज और क्लोज टेस्ट में क्या डिफरेंस है? पैसेज में आपको फिलर्स दिए होते हैं ऑलरेडी, उसमें आपको समझना ही नहीं पड़ता है कि क्या फिल करना क्या नहीं। लेकिन क्लोज टेस्ट में क्या होता है, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके फिलर्स तलाशने पड़ेंगे ऑप्शन से। आपकी ग्रामर भी चेक कराएगा, ठीक है, आपकी रीडिंग स्किल्स भी चेक कराएगा और आपके ऑब्जर्वेशंस भी देखेगा। ये है आपका क्लोज टेस्ट, ठीक है। अब हम ग्रामर पोर्शन में आ जाते हैं। स्पॉटिंग एरर्स, ठीक है, स्पॉटिंग एरर्स। इसमें आपका आर्टिकल से लेके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन तक सब पूछा जाता है। स्पॉटिंग एरर्स, इंप्रूवमेंट्स या सेंटेंस करेक्शन, ठीक है, ये एक ही बात है, इंप्रूवमेंट या सेंटेंस करेक्शन, ये भी आपका ग्रामर चेक कराता है। और ग्रामर पोर्शन में जो सबसे स्कोरिंग होता है वो वॉइस और नरेशन होता है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। ये आपको जब तक टेंस नहीं आएंगे, आपकी बिल्कुल वोकैबुलरी मजबूत नहीं होगी, आपके टेंस नहीं आएंगे, ठीक है, तो आप जब तक टेंस का नॉलेज अगर आपको नहीं है, ठीक है, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। वोकैब इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं आपको समझ में नहीं आती हैं, ठीक है, तो वोकैब आपकी बहुत मजबूत होनी चाहिए, ठीक है, बात समझ आ गई। अब मैं वेटेज की बात कर लेता हूँ कि किस प्री परीक्षा में कितना वेटेज है, ठीक है, और मेंस परीक्षा में कितना वेटेज है। देखिए, प्री परीक्षा में क्या होता है, 2 सिनोनिम्स आते हैं, 2 एंटोनिम्स आते हैं, 4 क्वेश्चन ही हो गए। 1 वर्ड्स 2 आ गए, 6 क्वेश्चन हो गए। फ्रेजल वर्ड्स 2 आ गई, 8 क्वेश्चन हो गए। इडियम फ्रेज 2 आ गए, 10 हो गए। स्पेलिंग एरर्स आ गई 2, 12 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। आपके क्लोज टेस्ट आते हैं 5, 17 क्वेश्चन ही हो गए, ठीक है। 2 एरर आ गई, 19 हो गए। 2 इंप्रूवमेंट आ गए, 21। 2 वॉइस आ गई, 23, और 2 नरेशन आ गए, 25 क्वेश्चन आपके ये आते हैं। कभी कभी एक नरेशन देता है और एक फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लेता है, तो कुल मिला के 25 क्वेश्चन हो गए, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो कुल मिला के 50 अंकों का बन गया, ठीक है। मेंस परीक्षा में ये बिल्कुल वृहद हो जाता है, इसका जो विस्तार हो जाता है इतना ज़्यादा हो जाता है कि कभी कभी जो सॉल्व करते समय हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। सिर्फ किस लिए कि हमारे ऑब्जर्वेशन कमज़ोर होते हैं, हमारी रीडिंग स्किल्स कमज़ोर होती हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा पूरी जितना मैंने एक्सपीरियंस यहाँ पर डाला है अपने एग्ज़ाम्स में, तो मैं आपको यहाँ पर शेयर करने की कोशिश करूँगा। हाँ, हालांकि मैं भी माना हूँ मुझसे भी भूल हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करूँ। अब अगर मेंस की बात करते हैं तो देखिए, सिनोनिम एंटोनिम्स बढ़ जाते हैं, 1 वर्ड्स बढ़ जाते हैं, 10 करीब आ जाते हैं। फ्रेजल वर्ब्स बढ़ जाते हैं, इडियम एंड फ्रेजेस बढ़ जाते हैं, स्पेलिंग एरर्स बढ़ जाती हैं। 7 से 8 आपके पैसेज आ जाते हैं, पैरा जम्बलिंग के आपके 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, क्लोज टेस्ट के आपके 7 से 8 क्लोज टेस्ट आ जाते हैं। तो इस तरह से जो ये है, ये बहुत वृहद कोर्स बन जाता है एक तरह से। तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। मैं अगला टॉपिक जो लूँगा वो आर्टिकल का लूँगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, मैंने जो चीज़ें बताई हैं, अगर वो आपको अच्छी लगती हैं तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती होती है तो आप उसको मानव जनित मान के क्षमा करेंगे, ठीक है। थैंक यू।